हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 3 फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया था। आज ये आपका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप प्लेलिस्ट चेक करो मेरे चैनल पर। प्लेलिस्ट में आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10th के नाम से मिल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हो, उसके बाद आपको सेकंड पार्ट देखना है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये सब करा दिया था, एक बार दिखा देती हूँ मैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक किया था, आज हम देखने वाले हैं सेकंड पार्ट। ओके, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है और नोट्स बनाने से पहले आपको एनसीईआरटी की बुक रीड करनी है, वो चैप्टर रीड करना है जो भी चैप्टर आप मेरी वीडियो से पढ़ते हो। सबसे पहले आपको बुक खोलकर चैप्टर को रीड करना है कम से कम 2 बार। एक बार में समझ नहीं आता, 2 बार जब आप चैप्टर अच्छी तरह से रीड कर लोगे फिर आपको वीडियो देख के अपने नोट्स को बनाना है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आता है आगे रिंडरपेस्टिया मवेशी प्लेग। रिंडरपेस्टिया मवेशी प्लेग क्या था? अफ्रीका में 1880 के दशक के आखिरी सालों में रिंडरपेस्ट बीमारी फैली। एक बीमारी का नाम है। 90% जानवरों की मौत हो गई। ये जानवरों में फैली थी अधिकतर। ठीक है, अपनी सत्ता को मजबूत करने और अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेलने के लिए वहां के जो बगान मालिक थे, खेत के मालिक थे, खान मालिक थे और औपनिवेशिक सरकार ने बचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। अब अफ्रीका के लोगों के पास कोई दूसरा काम नहीं बचा तो उनको अब यूरोपियों के लिए काम करना पड़ता था। ठीक, तो ये रिंडरपेस्ट क्या है? अफ्रीका में 1880 के दशक में फैली थी, जानवरों की मौत हुई थी इससे। ठीक है, जानवरों में फैली थी। अब आ जाते हैं हम भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। अब ये अनुबंधित श्रमिक किसे कहते हैं? इसका दूसरा नाम भी है गिरमिटिया श्रमिक। कोई व्यक्ति किसी मजदूर को एक निश्चित समय अवधि के लिए भाड़े पर ले जाता है। किसी व्यक्ति को मजदूर बनाकर ले जाना और उसे अन्य देश में ले जाया जाता है और काम दिया जाता है, उसे अनुबंधित श्रमिक या गिरमिटिया श्रमिक कहते हैं। 19वीं सदी में क्या हुआ? भारत और चीन से लाखों मजदूर बगान खदानों में काम करने के लिए दूर देश ले जाए गए। ठीक है, भारत के ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक जो है पूर्व से उत्तर प्रदेश, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश था, बिहार, मध्य भारत, तमिलनाडु, इनके सूखे इलाके से जाते थे। इन मजदूरों को जो ले जाया जाता था झूठी जानकारी मतलब झूठ कहकर ले जाया जाता था। कहाँ जाना है नहीं बताया जाता था, क्या काम करवाएंगे ये भी नहीं बताया जाता था, यात्रा के साधन कुछ नहीं बताया जाता था, किस तरीके से जाएंगे, क्या करना है, सही जानकारी इनको नहीं दी जाती थी। बताया भी जाता था तो झूठ। और यह क्या है, तो फिर यहाँ से नाम दिया गया इसको नई दास प्रथा। ठीक है, विदेश में भारतीय उद्यमी, और 1921 में इस दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। अब विदेश में भारतीय उद्यमी क्या है कि विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ और फसल उगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ी। बड़े बगान, जो बड़े खेत थे जिनके पास बड़े बगान थे, ठीक है, वो तो बाजार और बैंकों से उन्हें तो पैसा मिल जाता था, लेकिन जो छोटे किसान है ना उनको पैसा नहीं मिलता था। अब वे क्या करते थे? अब एक नाम आता है शिकारीपुरी श्रॉफ ऑफ नट्टू कोटाई चटियार। ये बैंक और व्यापारी थे। क्या थे ये? बैंक और व्यापारी। यह जो मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर देते थे। कुल मिलाकर ये जो छोटे किसान थे उनको पैसा देते थे, कर देते थे। ठीक है, अब ये पैसा कहाँ से लाते थे? तो इसके लिए वह पैसा यूरोपीय बैंक से कर्ज लेते थे या अपनी जेब से देते थे जब उनके पास ज्यादा पैसा होता था। भारत में बंदरगाह बहुत सारे खोले गए, एपोरियम खोला गया। एपोरियम क्या होता है? ये है कर्ज देने का स्थान। महाजन से कर्ज लेने के लिए ये खोला गया था एपोरियम। ठीक है, अब आ जाता है भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। ठीक है, भारतीय व्यापार में बदलाव तब आया जब ब्रिटेन ने कपास की आयात पर रोक लगा दी, क्योंकि औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा। अब भारतीय कपड़ा अन्य देशों के साथ भी प्रतिस्पर्धा करना था। ठीक है, प्रतिस्पर्धा तो करेगा ही अब। ठीक है, सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का 30% था और 1815 में घट गया तो 15% हो गया। 1870 में सिर्फ 3% हो गया। कितना कम हो गया? निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तेजी से कच्चे माल का निर्यात होता जा रहा था। 1812 से 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से कितना बढ़ा? 35% हो गया। कपड़ों की रंगाई के लिए नील का भी बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा। 1820 की बात करें तो चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भारत द्वारा हुआ और अफीम के बदले में क्या होता था? चीन से चाय और अन्य वस्तु का आयात होता था। कहाँ? भारत में। ब्रिटेन से भारत का व्यापार क्या हुआ? ब्रिटेन से जो माल भारत में भेजा जाता उसकी कीमत
भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से ज्यादा थी। अब ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता उससे क्या होता था, होम चार्जेस का निपटारा होता था। महायुद्ध के बीच अर्थव्यवस्था। महायुद्ध मतलब पहला विश्व युद्ध हुआ जब। पहला विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया, याद रखना है, ठीक है। लेकिन उसके असर क्या है, सारी दुनिया में महसूस किए गए। पहला विश्व युद्ध दो खेमों के बीच हुआ। पहला कौन सा था, मित्र राष्ट्र, दूसरा केंद्रीय शक्ति। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। जो क्या हुआ, ये विनर हुआ, मित्र राष्ट्र, ये जीत गया। केंद्रीय शक्ति में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन तुर्की। इस युद्ध में अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बन गया। अब युद्ध के समय क्या हुई, मांग बढ़ गई, उत्पादन बढ़ गया, रोजगार बढ़ गया। और युद्ध के बाद क्या हुआ, मांग भी घट गई, उत्पादन भी घट गया और रोजगार भी कम हो गया। इसे समझने के लिए हम एक समझते हैं कि गेहूं उत्पादन का उदाहरण। अब क्या होता है, विश्व युद्ध के पहले गेहूं के निर्यात का काम पूर्वी एशिया, यूरोप करते थे। विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, मांग बढ़ी, औद्योगिक सामान की भी मांग बढ़ी, कृषि आधारित उत्पादन को कम कर दिया गया। फायदा क्या हुआ, यूएसए और कनाडा ने उठाया इसका फायदा कि औद्योगिक सामान के साथ कृषि सामान भी उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पूर्वी यूरोप में युद्ध जो गेहूं थी, गेहूं की पैदावार सुधरने लगी, पैदावार जो थी सुधरने लगी। विश्व बाजार में गेहूं बेचने वाले ढेर सारी व्यापारी थे। अधिक उत्पादन हुआ तो उत्पादकों को क्या हुई, हानि, क्योंकि एक चीज जब सब बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है हानि होगी। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। युद्ध के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। कारण क्या था, वृहद उत्पादन, बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा था। फोर्ड मोटर्स कंपनी, ये जो है हेनरी फोर्ड इसके संस्थापक थे, इन्होंने बनाई थी। असेंबली लाइन व्यवस्था यहाँ पे लागू की गई। अब असेंबली लाइन व्यवस्था में क्या होता था कि इस व्यवस्था में एक मजदूर जो काम करता है वह पूरा दिन वही काम बार बार करेगा, ठीक है। और इसमें ज्यादा काम करना होता था, और काम छोड़ दिए, मतलब अब जब काम ज्यादा है तो जाहिर सी बात है मजदूर काम छोड़ देंगे। तो काम छोड़ देने पर क्या होता था, कंपनी ने वेतन दोगुना कर दिया, तो मजदूर वापस आके काम करेंगे। अब अमेरिका ने अपने उत्पादन का निर्यात करना शुरू किया, पूरे विश्व में निर्यात किया गया। अब महामंदी का दौर आता है। 1929 में उत्पादन, रोजगार, व्यापार, इन सब में क्या आई, गिरावट। खेतीय उत्पादों की कीमत में भारी कमी आई, बेरोजगारी बढ़ गई। दो कारण थे, प्रथम क्या था, अधिक उत्पादन, दूसरा ऋण की कमी, ठीक है। अब जो महामंदी आई उसका असर क्या हुआ, यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए, कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। बाजार में खरीदार बिल्कुल खत्म हो गए। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर दोगुना सीमा जो शुल्क है वो वसूल करने लगी, लगाने के तौर पर, ठीक है। 1933 से 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो गए। 1929 से 1932 के बीच 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई। भारत में महामंदी का असर क्या हुआ, ये तो महामंदी का असर था, लेकिन भारत में क्या हुआ कि आयात निर्यात पूरी तरह आधा हो गया। लोगों को समस्या आई तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। गांधी जी ने यहीं पर समन्वय आंदोलन भी फिर शुरू किया था इसी टाइम पर। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, युद्धोत्तर काल, मतलब पहला विश्व युद्ध हो गया, पहला विश्व युद्ध जहां खत्म हुआ उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया, 2 दशक बाद ही। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। यह प्रथम विश्व युद्ध से भी भयानक था। एक गुट में मित्र राष्ट्र जो ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका थे। दूसरी खेमा धुरी शक्ति थी जैसे नाथसी, जर्मनी, जापान और इटली। इस युद्ध से बेहिसाब आर्थिक सामाजिक तबाही हुई। इस युद्ध के कारण क्या हुआ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 6 करोड़ लोग मारे गए। इसे पूर्ण युद्ध भी कहा जाता है। पूर्ण युद्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह युद्ध जल, थल, वायु तीनों जगह पर हुआ, ठीक है। जल में जैसे जहाज वगैरह इन सब में हुआ, थल जमीन पर हुआ, वायु में जो हेलीकॉप्टर वगैरह के जरिए, मतलब तीनों जगह पर हुआ। ऐसी हालत में पुनर्निर्माण का कार्य कठिन, लंबा साबित होने वाला था। इस युद्ध में फिर से मित्र राष्ट्र की जीत हुई। प्रथम विश्व युद्ध में भी मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी। 2 महायुद्ध के बीच मिले आर्थिक अनुभव से अर्थशास्त्री और राजनीतिकों ने 2 अहम सबक निकाले। पहला क्या निकाला कि जो बड़े उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापार के बिना कायम नहीं रखा जा सकता, मतलब रोजगार की स्थिरता जरूरी है। दूसरा कि दुनिया के साथ आर्थिक संबंध होने चाहिए, पूर्ण रोजगार होना चाहिए और बाजार पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। आगे आ जाता है ब्रिटेन वुड्स संस्थान, लास्ट टॉपिक है। 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर में जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ, इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का निर्माण हुआ। निर्माण क्यों हुआ, क्योंकि युद्ध के बाद पुनर्निर्माण हो रहा था और विकास जल्दी जल्दी करना चाह रहे थे। युद्ध के बाद 20 साल में व्यापार ज्यादा फैला, बेरोजगारी पर नियंत्रण भी आया,
ब्रिटेन वुड्स को बड़ी शक्ति जैसे अमेरिका चलाता था, 1970 के बाद इसे खत्म कर देगा। और परिवर्तनशील विनिमय दर व्यवस्था लागू की गई। ये जो परिवर्तनशील विनिमय दर थी, ये क्या व्यवस्था थी? मांग और पूर्ति के अनुसार अलग अलग देशों की मुद्राओं की मांग बदलती रही। इस प्रकार भूमंडलीकृत विश्व बनता जा रहा था और कुछ देश इसमें विकसित हुए और कुछ कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका हो जाता है खत्म। अब मैं जहां से ये वीडियो दिखाई है वहीं से दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज कर लेना और अपने नोट्स को बना लेना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करके मुझे बताना है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आपको पार्ट फर्स्ट देखना है, उसके बाद ये वाला पार्ट सेकंड देखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 4। ठीक है।